हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे भौतिक भूगोल की। एक बात ध्यान रखिए कि जो भूगोल का यह पार्ट है मीन्स भौतिक भूगोल, ये पूरी तरह सिद्धांतों और थ्योरियों पर बेस्ड है। मीन्स इसमें आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना होगा और इसमें कुल मिलाकर 15 से 20 वीडियो होंगे जो वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मीन जो कॉन्सेप्ट हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे उनको आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको सीखने के लिए, उनको समझने के लिए। और मेरी हर वीडियो में ये कोशिश रहेगी कि हमारे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखें वो भौतिक भूगोल को अच्छे से समझें। देखिए, वीडियो में हम लोग केवल भौतिक भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे, सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड नोट्स होंगे वो कुछ दिनों के बाद आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप वहाँ उस लिंक को ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको उस वीडियो से रिलेटेड सभी नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप जाकर वहाँ पर उस नोट्स को पढ़ सकते हैं या फिर वहीं से आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से PDF फाइल जनरेट करिएगा। उस PDF फाइल को जनरेट करने के बाद में उसे अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और जब चाहिएगा, जहाँ चाहिएगा, आसानी के साथ में पढ़ते रहिएगा। तो ये मैं शुरुआत करने वाला हूँ। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो से रिलेटेड अपने फीडबैक जरूर दें। मीन्स आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम भौतिक भूगोल के आज इस पहले पार्ट की। हालांकि विश्व भूगोल पर ये पार्ट 4 होगा। भौतिक भूगोल में हमें पढ़ना है आज के इस वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। मीन्स हमारा जो ये अर्थ है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और इसके समय के बारे में, मीन्स हमारी पृथ्वी कितनी सालों पुरानी है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने, मीन्स बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत सारी संस्थाओं ने समय समय पर अपने सुझाव दिए। इस तरह से पृथ्वी का उत्पन्न रहा है। जब प्रारंभ में, मीन्स जब तक कोई वैज्ञानिक तथ्य हमें नहीं प्राप्त हुआ था तो उस समय बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं थी। फिलहाल हमें धार्मिक मान्यताओं को नहीं जानना है। देखिए, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कास्ते दी बफन। इनका नाम लिखा हो, कास्ते दी बफन नाम था इनका। इन्होंने 1749 में एक पहल की कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएं या पृथ्वी के बारे में कोई तर्कपूर्ण अपनी परिकल्पना दे, अपने कुछ नियम दे। लेकिन हालांकि ये कुछ दे नहीं पाए, मीन्स इन्होंने किसी भी नियम का प्रतिपादन नहीं कर पाया। इनके इस पहल के बाद में सन 1755 ईस्वी में एक हमारे साइंटिस्ट थे, एक दार्शनिक थे जर्मन के, जिनका नाम था कांट। कांट महोदय ने सबसे पहले 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में अद्वैतवादी संकल्पना क्या है। अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है या जो हमारे ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति किसी एक पिंड से हुई है। मीन्स कोई एक ही पिंड था जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसी सिद्धांत पर या अद्वैतवादी सिद्धांत पर ही कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। अब इनकी परिकल्पना क्या थी, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारे कांट महोदय थे, मैंने आपको बताया कि एक दार्शनिक थे जर्मन के, इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का अध्ययन किया और उसी नियम के आधार पर अपनी ये नियम बनाया। इन्होंने बताया कि जब आकाशगंगा हमारी थी उसमें एक बहुत ही तप्त निहारिका थी। तप्त निहारिका मतलब ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि जैसे एक बादलों का, मतलब जलते हुए बादल में से एक कोई इस तरह से एक ऐसे पिंड हो जो इस तरह से शेप में हो और ये हमारे आकाशगंगा में मूव कर रहा हो। फिर उन्होंने बताया कि ये आकाशगंगा में जब मूव कर रहा था, मीन्स ये तप्त थी और ये गतिशील थी, मीन्स आग की गोले की तरह थी। ये मतलब ये जो बादल की संरचना थी ये आग के गोले की तरह थी। तो ये जब हमारे आकाशगंगा में मूव कर रही थी तो धीरे धीरे इसमें से कई ढेर सारे रिंग अलग हुए। रिंग मतलब छल्ला, कई सारे छल्ले अलग हुए और यही छल्ले अलग होकर ये भी अपने जगह पर घूमने लगे और यहीं से इन छल्ले धीरे धीरे ठंडे हुए और इसी के द्वारा हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। मीन्स आप जानते होंगे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, तो इसी तरह इन 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। हालांकि बाद में जब इनकी परिकल्पना का अध्ययन किया गया, इन्होंने जो बताया उसका अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि कांट महोदय जो थे
वो गणित के ऐसे गलत सरल नियमों का प्रयोग किया इन्होंने, और इन्होंने ये अपनी संकल्पना को प्रतिपादित कर दिया। हालांकि उस समय कोई परिकल्पना तो थी नहीं हमारे पास, तो इन्होंने जो भी इनके समझ में आया इन्होंने अपना नियम बना दिया। हालांकि इनके जो ये नियम था इसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद में 1796 ईस्वी में हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक या गणितज्ञ कह सकते हैं लाप्लास के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। भौतिक की बात करें या गणित की बात करें, बहुत सारे इन्होंने अपने नियमों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने जो कांट की परिकल्पना थी, जो अपनी नियम में कांट महोदय ने बताया था पृथ्वी के बारे में, उसमें इन्होंने थोड़ा सा संशोधन कर दिया। अब देखिए इन्होंने क्या संशोधन किया। इन्होंने भी यही माना कि आकाशगंगा में हमारे पहले एक तप्त निहारिका थी, मीन्स एक बादलों का एक क्लाउड था, एक बादलों का ऐसे छल्ला था, रिंग था, जो कि आकाशगंगा में मूव कर रहा था। ये जब मूव कर रहा था तो इसके इक्वेटर से, मीन्स इसके बीच से एक छल्ला अलग हुआ। सबसे पहले इसके इक्वेटर से एक छल्ला अलग हुआ, उसके बाद में इस जो ये एक छल्ला अलग हुआ था, फिर इससे हमारे 9 ग्रह अलग हुए। मीन्स ये एक छल्ला सबसे पहले अलग हुआ। इन्होंने बताया कि जो ये तप्त निहारिका थी, इससे डायरेक्ट 9 ग्रहों का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब हमारे लाप्लास महोदय आए तो इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले उस छल्ले से एक छल्ला अलग हुआ, और उसके बाद में उस एक छल्ले से अलग अलग कई छल्ले हुए, जो कि ठंडे होकर 9 ग्रहों का निर्माण किया। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इसी से हमारे जो ग्रह हैं उनके उपग्रहों के बारे में भी बताया। इन्होंने बताया कि जितने भी उपग्रह होंगे वो अपने जो ग्रह होगा उसी के दिशा में उनका घूर्णन होगा, मीन्स उसी की परिक्रमा करते हुए उसी की दिशा में वो मूव करेंगे। हालांकि इनका सिद्धांत जो है ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि जितने भी उपग्रह होंगे वो ग्रहों के चारों ओर मूव करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब हम जो हमारे शनि ग्रह हैं और हमारे बृहस्पति ग्रह हैं उनकी स्थिति का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो उनके उपग्रह हैं वो उसके विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं। मीन्स अगर हमारे जो शनि और बृहस्पति है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके जो उपग्रह हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो लाप्लास के भी नियम को बहुत ही अच्छा नहीं माना गया और इसको भी आगे चलकर रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना की। देखिए हमने पहले पढ़ा अद्वैतवादी संकल्पना की। अद्वैतवादी संकल्पना में यह बताया गया था कि हमारे पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था, जो हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, वो किसी एक ग्रह या एक ही निहारिका या एक ही तारे से हुई थी। लेकिन इसके अलावा जो हमारी द्वैतवादी संकल्पना है, इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ये 2 तारों के संयोग से हुई है। मीन्स 2 तारों का मिलन हुआ, 2 तारे आकर मिले और उसी से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बताया गया है द्वैतवादी संकल्पना में। हालांकि द्वैतवादी संकल्पना में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग अपने नियम प्रतिपादित किए, लेकिन जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना और ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या बताया पृथ्वी की हमारे उत्पत्ति के बारे में। सन 1905 ईस्वी में चैम्बरलिन और मोल्टन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने एक नियम का प्रतिपादन किया पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। इन्होंने बताया कि हमारे आकाशगंगा में केवल एक निहारिका नहीं थी। ये और आगे बढ़े थोड़ा सा, मीन्स कांट और लाप्लास से थोड़ा सा आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि उस समय 2 तारे थे, मीन्स एक सूर्य था, एक कोई और तारा था। ये दोनों हमारे आकाशगंगा में भ्रमण कर रहे थे, मीन्स इधर उधर घूम रहे थे। हालांकि इन्होंने उस अन्य तारे का नाम नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया कि जो ये दूसरा वाला तारा था ये हमारे सूर्य से बड़ा था। जो हमारा दूसरा वाला तारा है ये सूर्य से बड़ा था। ये लोग आकाशगंगा में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। उसी दौरान क्या होता है कि जो ये बड़ा वाला तारा है ये सूर्य से बड़ा था। ये बड़ा वाला जो तारा है ये गति करते करते सूर्य के करीब आ जाता है। ठीक है, ये गति करते करते सूर्य के करीब आया और इसने अपने ग्रेविटेशनल पावर से या ग्रेविटेशनल पुल से या ग्रेविटेशनल फोर्स से या गुरुत्वाकर्षण बल से जो हमारा सूर्य था उसके जो कण थे, सूर्य की सतह पर जो कण थे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और वही सारे कण जिनको इस तारे ने आकर्षित किया था वही आगे चलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण किया। अब हालांकि हमारे जो ये चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय का सिद्धांत था, इसने बहुत सारी चीज़ों को सही एक्सप्लेनेशन दिया, सही व्याख्या की
जैसे इस सिद्धांत से हमें ये पता चल गया कि पृथ्वी की संरचना के बारे में, महासागरों, महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इन सबको बताने का प्रयास इस परिकल्पना के द्वारा किया गया। फिर लास्ट में जो हमारे इम्पोर्टेंट परिकल्पना है जिसे हमें पढ़ना है वो है ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना। हमारे एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो स्मिथ। इन्होंने 1943 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारा जो सन है ये आकाशगंगा में घूम रहा था। मीन्स हमारा सन, जो हमारा सूर्य है, ये आकाशगंगा में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहा था। जब ये हमारे आकाशगंगा में भ्रमण कर रहा था उस समय हमारे आकाशगंगा में बादलों का मतलब बादल थे, धूल कण थे, ये सब भी इधर उधर अपना विचरण कर रहे थे। सन ने क्या किया? सन के पास ग्रेविटेशनल पावर थी, आकर्षण शक्ति थी, तो उसने इन धूल कणों को या इन बादलों के समूह को अपनी तरफ आकर्षित किया। जब ये धूल कण या बादलों सूर्य की तरफ आकर्षित हुए तो ये सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने लगे, इन्होंने ये बताया। और इसी जब ये धीरे धीरे सूर्य की परिकल्पना करने लगे और धीरे धीरे ये ठंडे हुए, संगठित हुए और ये एक ग्रह का निर्माण कर दिया। तो उन्होंने यही बताया कि हमारे सूर्य की तरफ ऐसे जो हमारे आकाशगंगा में सूर्य के चारों तरफ धूलकण थे या क्लाउड थे, यही धीरे धीरे सूर्य की तरफ आकर्षित हुए और इन्हीं के घनीभूत होने से या इन्हीं के सॉलिड रूप में फॉर्म होने की वजह से हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इनकी इस परिकल्पना से पृथ्वी के गति का या ग्रहों की गति में अंतर क्यों है या सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच की दूरी कितनी है, इस सभी के बारे में इन्होंने इस अपने नियम से समझाने का प्रयास किया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर में जो हमारे गैस थे या धूलकण थे या छोटे अणु थे हमारे आकाशगंगा में, इनको आखिर में सूर्य ने अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया, और इस सिद्धांत का भी मीन्स उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया या इसको भी माना नहीं गया। तो ये थे हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लोगों के द्वारा मीन्स विद्वानों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा बताए हुए नियम। ध्यान रखिएगा कि आज के समय में भी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब भी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा कोई नियम प्रतिपादित नहीं किया है कि जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सारे रहस्यों का या सारे नियमों का उससे सही व्याख्या किया जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भौतिक भूगोल के जो हमारे आगे के वीडियो होंगे, आगे के वीडियो में हम पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद में फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ या फिर प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इन सब के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे हमारे साथ में बने रहना होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी लय छोड़ दिया, एक भी वीडियो को मिस करेंगे तो उससे आपको अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझने में कठिनाई होगी। तो एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपना समय देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।